Hello everyone, welcome back to the channel. Hope everyone is going fine. Let us start today's learning session. Today's topic is dissolution. अभी तक अपन ने पढ़ा पार्टनरशिप फॉर्मेशन फंडामेंटल्स, फिर गुडविल वैल्यूएशन पढ़ा, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब दो पार्टनर या तीन पार्टनर होते हैं आपस में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है विदाउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, retirement of a partner, death of a partner. Now the topic is dissolution of firm. The meaning of dissolution of firm means complete closure of a business. Business बंद कर रहे हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन क्लोज होगी इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्लोज कर रहे हैं. सो डिसोल्यूशन में क्या होता है, फर्म अपने सारे एसेट्स बेचता है, सारी लायबिलिटी सेटल करता है, उसके बाद जो पैसा बचता है पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस एंड अदर रिजर्व्स. सो डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का क्लोजर, बिजनेस बंद हो रहा है. नाउ देयर कैन बी वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, by court's order, on happening of certain event, or by notice. So these are the various theoretical modes of dissolution. But accounting terms में अपन बात करें तो simple, चाहे कोई भी modes of dissolution हो, dissolution would mean closure of a business. इस पूरे चैप्टर में अपने को ये ध्यान में रखना है कि अपने को assets बेचना है, liabilities settle करना है. इस पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और हम डिटेल में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम में देखेंगे कि जितने एसेट्स बिके हैं उसका इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में दिया होगा. जैसे आपको 4 एसेट्स हैं, आपके पास 4 एसेट्स थे और 3 एसेट्स बिका है, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, तो वी विल अज्यूम कि हम जब फर्म बंद किए तो हमारा सिर्फ 3 ही एसेट बिका है, चौथा एसेट्स बिका ही नहीं, वो खराब हो गया, जीरो रियलाइजेबल वैल्यू. बट दिस सेम लॉजिक शुड नॉट बी अप्लाइड टू द लायबिलिटीज. 4 लायबिलिटी दी हुई है, 3 लायबिलिटीज का सेटलमेंट का आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि इसको इतना पे किए, क्रेडिटर्स को इतना पे किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐसा पे किए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी एक लायबिलिटी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला. सो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि उसको पे नहीं किए, कुछ नहीं बोला है तो जितनी लायबिलिटी थी उतना पे आउट करेंगे. द पॉइंट इज भले ही सारे एसेट्स बिके या ना बिके, सारी लायबिलिटीज तो सेटल होगी ही. 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड विद द assumption दैट एवरी पार्टनर इज अ सॉल्वेंट पार्टनर. मतलब अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो जाता है ड्यू टू सच डिसोल्यूशन तो firm will get the cash from that respective partner. Partner is a solvent partner. मतलब if required partner will bring cash into the firm. Unlimited liability वाला concept है, ठीक है. और भी केसेस होते हैं कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे, बट 12th स्टैंडर्ड में ये पॉइंट नहीं है इंसॉल्वेंसी. तो हम पूरे चैप्टर में ये assumption लेके चल रहे हैं कि पार्टनर सॉल्वेंट है, मतलब इफ रिक्वायर्ड partner will bring the necessary cash. So completely करते हैं वापस से. Dissolution मतलब आपका closure of a business. Closure of a business मतलब books of accounts को close करना है, बंद करना है. Now let us understand the difference between dissolution of firm and dissolution of partnership. The term dissolution of firm जो अपन ने अभी देखा, closure of a business. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है व्हेन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर चेंजेस. मतलब दो पार्टनर्स के बीच में किसी भी पॉइंट को लेके अगर चेंजेस आया, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, चाहे सैलरी को लेके या किसी और चीज को लेके, सो दैट विल बिकम योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दैट मींस आपको डीड चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज सिंपली योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना रहता है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम वही बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू करते हैं
after making an appropriate adjustment entry with respect to goodwill, capital, goodwill, reserves and other revaluation of assets and liabilities. Dissolution of firm में business continue नहीं रहता, dissolution of partnership में business continue है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है ये अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट. लुक, जैसा अपन ने बोला था कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बेच के सेटल करके जो भी पैसा होगा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे. सो एट द एंड योर कैश और द बैंक अकाउंट शुड टैली. दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी बैलेंस इन योर अकाउंट, क्योंकि जो भी पैसा होगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे और फर्म बंद कर देंगे. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वी यूज्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. ठीक. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विल डेफिनेटली इंप्लाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब फर्म ही नहीं रहेगी तो पार्टनरशिप कहां से रहेगी. बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंप्लाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि हो सकता है पार्टनरशिप चेंज हुई है, पार्टनरशिप बंद हुई है, बट फर्म अभी भी जिंदा है. जैसा अपन ने देखा था चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दिस ऑल विल कम अंडर डिसोल्यूशन ऑफ योर पार्टनरशिप ओनली. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम बिजनेस बंद कर रहे हैं. ठीक. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. Now let us discuss about realization account, the most important topic of this chapter. Realization account. बाकी partners capital account और bank account we know how to prepare. Realization account. Now dissolution में क्या होता है? Instead of finding out the profit or loss on the individual assets or liabilities, what firm does is firm को ultimately सारे assets और liabilities को settle करने के बाद क्या profit हुआ उससे मतलब है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बिजनेस बंद करके कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ या बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे को एसी में कितना फायदा हुआ या मुझे फर्नीचर में कितना लॉस हुआ. व्हाट आई वांट इज पूरा बिजनेस बंद करने से, एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को सेटल करने से मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ. फॉर एग्जाम्पल एसी को बेच के सपोज मैंने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. सो अभी तक अपन क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से 5,000 रुपीज लिखते थे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसी. फर्नीचर को बेच के सपोज 2,000 का लॉस हुआ तो अपन डेबिट साइड में लिखते थे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. द नेट प्रॉफिट वाज 3,000. अब क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज पे प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हम कंप्लीट फाइनल होने के बाद क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उसको रिकॉर्ड करेंगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट इज दैट कॉमन फैक्टर, कॉमन अकाउंट जहां पे अपन सारे एसेट्स एंड सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे. सारे एसेट्स एंड सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज को. आउटसाइडर लायबिलिटीज मतलब आपका क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपको कैश बैंक में शिफ्ट करना है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट वहां पे भी डाल सकते हैं. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन टेकन एंड ऑल. पार्टनर्स लोन आप रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे. पार्टनर्स लोन वी विल प्रिपेयर इट, वी विल हैव अ सेपरेट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स लोन. सो आउटसाइडर लायबिलिटीज. रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स जाएंगे बट फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, आपका कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर और कुछ होगा तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो डायरेक्टली आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. द नटशेल इज अभी तक जो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप डालते थे जैसे कैपिटल का बैलेंसेस, करंट अकाउंट के लिए अपन अलग से करंट अकाउंट बनाते थे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस का बैलेंसेस, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता था अभी तक, अभी भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. इसके अलावा सारे एसेट्स और लायबिलिटीज we will transfer it to the realization account. ये वो अकाउंट होगा जहां पे अपन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे. इसी अकाउंट के थ्रू अपन सारी जर्नल एंट्रीज, इसी अकाउंट के थ्रू सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को पे आउट करेंगे. we will find out the profit or loss. इस चैप्टर का ब्यूटी यही है,
ऑलमोस्ट इन एवरी ट्रांजैक्शन आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पता कर लो, ऑटोमेटिकली दूसरा एस्पेक्ट वुड बी योर रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट से आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, वी विल ट्रांसफर इट टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से जब भी आखिरी बैलेंसेस आएगा, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब वी हैव टू पे द मनी टू द पार्टनर्स, सो टू कैश करके अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, अगर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब वी हैव टू टेक द मनी फ्रॉम द पार्टनर, सो बाय कैश करके लिखेंगे और ये इफेक्ट चला जाएगा आपके कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। एट द एंड योर कैश बैंक अकाउंट शुड टैली। क्लियर है? सो दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज अपन ट्रांसफर कर देंगे और यहीं से पे आउट करेंगे एसेट लायबिलिटीज को, और यहीं पे एसेट्स को अपन रियलाइज करेंगे। Now let us understand the various journal entries which is required to be passed under this chapter, realization account. सबसे पहला काम हमारा होता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। आप मान के चलेंगे इस चैप्टर में आपका मैक्सिमम 4 अकाउंट ओपन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर होगा तो। अब इसके अलावा सारे अकाउंट्स को अपने को बंद करना है। तो लेट अस फर्स्ट ट्रांसफर दी ऑल द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लुक, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, इसको बंद करना है। सो अकाउंटिंग में किसी भी चीज को बंद करने के लिए क्या करते हैं? अपोजिट। सो नाउ वी विल क्रेडिट द वेरियस एसेट्स। एसेट्स क्रेडिट हो गया। अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एक एस्पेक्ट पता कर लो, ऑटोमेटिकली दूसरा एस्पेक्ट आपका रियलाइजेशन हो जाएगा। सो ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स टू दी योर रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक, it would be realization account debit to various assets, realization account to land, building, plant, machinery। मतलब ये जितने भी एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिए एक्सेप्ट कैश बैंक एंड द फिक्टिशियस एसेट्स आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। अब गौर इस चीज में करना कि किस अमाउंट से आएगी। इट वुड बी एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब आपका जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है उस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कि एसेट्स यानी लैंड सपोज 1 लाख रुपीस की है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में 1 लाख रुपीस ही ट्रांसफर करोगे, इररिस्पेक्टिव वो लैंड आपकी 120 में बिकी कि 80 में बिकी कि 75 में बिकी। अकाउंट क्लोज करना है तो लैंड अगर डेबिट बैलेंस 1 लाख है तो ये अकाउंट तभी क्लोज होगा जब आप लैंड को क्रेडिट करोगे। सो एंट्री रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स एट बुक वैल्यू। सेकेंड इज transfer of all the liabilities. Now liabilities have a credit balance. Liabilities credit balance है, इसको बंद करना है तो liabilities को अब डेबिट कर देंगे। So liabilities account debit to realization। इसका मतलब various external liabilities, creditor, outstanding expenses, loans and others that would be transferred to realization account credit side again at book value। मतलब मेरा क्रेडिटर 50,000 है, उसके साथ मैंने अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है 45,000 ही पे करूंगा, बट स्टिल पहले ट्रांसफर एंट्री शुड ऑलवेज बी एट बुक वैल्यू 50,000 बाय क्रेडिटर्स। अब ये पहली दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने के टाइम पे ध्यान ये देंगे कि डेटर्स आपको 1 लाख रुपीस दिया हुआ है, प्रोविजंस आपको 40,000 रुपीस दिया हुआ है। सपोज डेटर्स 1 लाख और प्रोविजंस 40,000। तो जब आप डेटर्स को क्रेडिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स शुड बी 1 लाख। इसका मतलब जब अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जब अपन 2 डेटर्स लिखेंगे द अमाउंट शुड बी 1 लाख एंड इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इसको बंद करने के लिए प्रोविजन को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट। नटशेल ये है, किसी भी एसेट्स को लेके अगर कुछ रिजर्व बना हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट को लेके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है,
तो एसेट्स वाला ग्रॉस अमाउंट रियलाइजेशन के डेबिट में, और उनका जो प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम एसेट्स बेच रहे हैं। याद रखना पहली दो एंट्री के बाद अब जितनी भी एंट्रीज है उसमें आपके कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं आएंगे, क्योंकि आपने तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बंद कर दिया है। तो अब जब आप एसेट्स बेचोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली अपन ने क्या बोला था, एक एस्पेक्ट पता कर लो, ऑटोमेटिकली दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिस वैल्यू पे बिका। जैसे जमीन लैंड 1 लाख रुपीस की थी, भले ही 80 में बिका, यू विल रिकॉर्ड ओनली 80,000। आई रिपीट, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करना है। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर लेता है। कैसे, अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज लैंड 1 लाख रुपीस थी, ठीक, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में, अपन ने इस लैंड को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड 1 लाख रुपीस, मतलब रियलाइजेशन डेबिट हुआ 1 लाख। अब अपन ने इस जमीन को 80,000 में बेच दिया, तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 80,000 से। लुक एट द इंपैक्ट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 80,000। नेट इफेक्ट अगर अपन इन दोनों एंट्री का करें तो क्या हो रहा है, 20,000 डेबिट नेट इफेक्ट। आपने 20,000 का लॉस ऑटोमेटिकली बुक कर दिया। इसीलिए किसी भी इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज पे प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लायबिलिटीज सेटल किए। लायबिलिटी सेटल किए तो मेरे जेब से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मैं रियलाइजेशन के डेबिट में लिखूंगा टू कैश बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। ठीक, अब अगेन इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अपन ने एग्जांपल में क्या देखा था, क्रेडिटर्स 50,000 है, मैंने उनके साथ अग्रीमेंट किया कि आई विल पे ओनली 45,000। तो अब हाउ 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ मेरे को, हाउ रियलाइजेशन अकाउंट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, अलग से फिगर दिखाएगा नहीं बट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। कैसे, पहले अपन ने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, तो लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया तो मेरी एंट्री क्या हो गई थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, मतलब 50,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय 50,000। ठीक, अब मैंने जब लायबिलिटीज सेटल की तो मेरी एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मतलब रियलाइजेशन डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ, 45,000 से। दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट देखेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट बाय 50,000, रियलाइजेशन डेबिट बाय 45,000, नेट इंपैक्ट इज 5,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक कर दिया। सो पॉइंट अगेन रिपीट करता हूं, हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस ऑन एसेट लायबिलिटीज की जरूरत नहीं है, हमको सारे एसेट्स और लायबिलिटीज मिला के कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानना है। ठीक, नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब अपन इसको बेचे, तो अगर आप एंट्री पास कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, पहली दो एंट्री के बाद कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज आपका एंट्री को इफेक्ट नहीं करेगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अपन ने बेचा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट में कैश आया तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मतलब हो सकता है जब मैं बैलेंस शीट बना रहा था तो क्रेडिटर्स 10 थे, बट जब एक्चुअली फर्म बंद हो रही है तब मेरे को पता चला अच्छा मिस्टर एक्स 11th क्रेडिटर, उनको भी पे करना है, तो मैंने उनको पे कर दिया। सो दिस इज नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लायबिलिटीज चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सेटल कर रहा हूं तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है, अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके चले गया, फर्म बंद हो रही है, ये नॉर्मल होता है कि यार ये एसी मेरे को जरूरत है तो मैं लेके जा रहा हूँ, सो पार्टनर को हम फ्री में तो नहीं देंगे,
सो पार्टनर ये लेके जा रहा है, पार्टनर्स के साथ जब भी सेटलमेंट होता है उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। तो पार्टनर जब कोई भी एसेट लेके जाएगा तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर ले जा रहा होगा, और उस पार्टनर के डेबिट में लिख लेंगे। नेक्स्ट, लायबिलिटी सेटल्ड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी सेटल कर रहा है, अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी सेटल कर रहा है तो अब पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी पार्टनर सेटल कर रहा है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अपन क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर लेके जा रहा है, और उसका कैपिटल अकाउंट अपन में क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, assets taken over by creditor, assets taken over by creditor। assets अगर क्रेडिटर लेके जा रहे हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बहुत ध्यान से, किसी भी वैल्यू पे लेके जाए, मतलब क्रेडिटर अगर जमीन लेके चला गया, क्रेडिटर अगर बिल्डिंग लेके चला गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेट अस अंडरस्टैंड क्यों एंट्री नहीं होगी। अभी तक जितनी भी एंट्रीज अपन ने देखा, हैव यू नोटिस इट, जब भी एसेट्स बिकता है या पार्टनर लेके जा रहा है तो अपन रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहे हैं। जब भी लायबिलिटी सेटल हो रही है, चाहे हम पे करें या पार्टनर्स पे करें, तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है ना। अगर कोई क्रेडिटर मेरा एसेट्स लेके चला गया तो दो एस्पेक्ट क्या हुआ, एक तो मेरी लायबिलिटी सेटल हुई, दूसरा मेरा एसेट्स रियलाइज्ड हुआ। मे नॉट बी इन कैश बट एब्सोल्युटली इन काइंड, तो मेरा एसेट्स रियलाइज हुआ, क्योंकि एसेट्स रियलाइज आइदर कैश आएगा या तो लायबिलिटीज कम होगी। सो नाउ अगर अपन इस दोनों ट्रांजैक्शन को मर्ज करके देखें, जब भी लायबिलिटी सेटल होती है तो अपन लायबिलिटीज को रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। जब भी एसेट्स रियलाइज्ड होता है तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सो नेट एंट्री इसका क्या बन रहा है, एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट मींस नो इंपैक्ट ऑन द रियलाइजेशन, इसीलिए नो एंट्री। ठीक है, एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, नो एंट्री। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लुक, एसेट्स बेच रहे हैं, लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं, इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। जैसे अपन ने पेपर में ऐड डाला कि दिस आर द एसेट्स जो हम बेचना चाहते हैं, किसी एजेंट को बोला भैया ये सामान बिकवा देना। सो दिस ऑल कम्स अंडर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसके वेरियस केसेस, पहला पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म। फर्म का खर्चा फर्म ने पे किया तो फर्म के जेब से कैश गया तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैक, रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। सेकंड, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे किया तो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब पार्टनर ने पेमेंट किया तो फर्म विल हैव टू रिटर्न बैक टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, जो भी पार्टनर पे कर रहा है। थर्ड, पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर। पार्टनर्स के साथ, पार्टनर के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि दिस ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वुड हैव टू बी पेड बाय यू, दैट पर्टिकुलर पार्टनर। ना समझ में क्वेश्चन, सर वो क्यों एक्सपेंसेस उठाएगा? उसको हो सकता है हम अलग से कमीशन दे रहे हो, अलग से कुछ कमीशन दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, तो उस वजह से सारे एक्सपेंसेस वो उठा रहा है। बट जब एक्सपेंसेस पे करने की बारी आई थी तो उसने फर्म के अकाउंट में से पेमेंट कर दिया। तो एक चीज तो श्योर है, फर्म का बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कम हुआ, तो कैश बैलेंस कम हो गया। ठीक, अब इसको रियलाइजेशन में डेबिट नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द एंट्रीज में एक एस्पेक्ट पता कर लो तो दूसरा एस्पेक्ट रियलाइजेशन है, बट यहां पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये फर्म का खर्चा नहीं था, ये पार्टनर का खर्चा था जो फर्म के पैसे से पे किया, तो इट इज एज गुड एज ड्रॉइंग। तो हम पार्टनर से अब लेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश बैक क्रेडिट, तो पार्टनर के डेबिट में लिख देंगे, कैश के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट, इट इज पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर। पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर को अपन ने पार्टनर ने पे भी कर दिया, तो नो एंट्री। तुम्हारा खर्चा तुम पे कर रहे हो तो इसको एंट्री फर्म क्यों पास करेगी? क्लियर है?
नेक्स्ट, अगर अपन किसी पार्टनर को कुछ कमीशन वगैरह दे रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द अदर एंट्रीज, अब रियलाइजेशन अकाउंट सब कुछ होने के बाद, सारे ट्रांजैक्शन पास करने के बाद, एंट्री पास करने के बाद, आप एक बार ये इंश्योर करिएगा, लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ योर रियलाइजेशन अकाउंट। सर क्यों? टू एंश्योर दैट एवरी लायबिलिटीज आइदर हैज बीन पेड बाय द फर्म और पेड बाय द पार्टनर। मतलब बाय, आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय बैंक लोन। ठीक, क्रेडिटर्स को क्या पे किए ये पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या पे किए हो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं बोला। सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बोला था क्या कि सारी लायबिलिटीज हैज टू बी पेड ऑफ। जिस लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है वो लायबिलिटी जितनी बुक वैल्यू है उतना पे आउट होगा। सो रिक्वेस्टिंग यू, बिफोर फाइंडिंग आउट द रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, have a glance on the right hand side, मतलब credit side of your realization account to ensure that every liabilities has been paid off। ठीक है, सारी liabilities paid off होनी चाहिए, या तो फर्म ने खुद पे कर दी कैश या किसी पार्टनर ने पे आउट कर दिया, सारी liabilities पे आउट हो गई तो उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे। यू विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो लॉस। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जस्ट लाइक द रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। द वेरियस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की नॉर्मल एंट्री जो अभी तक अपन करते आए हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉसेस है तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक, एट द एंड अगर करंट अकाउंट वगैरह की तो सारा अमाउंट सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको बंद करने के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सपोज सी का करंट अकाउंट है, सो सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। क्लियर? एट द एंड जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, फाइनली जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो मतलब फर्म पैसा लेगी पार्टनर से तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो पार्टनर पैसा देना है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एट द एंड योर बैंक अकाउंट शुड टैली। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, जैसा एक पॉइंट डेटर्स वाला मैंने आपको बताया था कि डेटर ग्रॉस अमाउंट में रियलाइजेशन में डेबिट होगा और उसका जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। ठीक, नेक्स्ट अपने को देखना है गुडविल। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ट्रीट इट एज योर नॉर्मल एसेट, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लोन दिया है पार्टनर का तो उसके लिए आप अलग से अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स लोन अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां से पेमेंट करेंगे। मतलब पार्टनर का अगर लोन पे आउट किए तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब इसमें से कुछ प्रॉफिट लॉस होता है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। सर प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, पार्टनर का लोन है 5000, हमने उसको पे किया 4500, तो 500 रुपए का जो प्रॉफिट ऑन लोन सेटलमेंट है दैट वुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर, दैट वुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, जितने एसेट्स के बिकने की वैल्यू दी है उतने ही एसेट्स को रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। 4 एसेट्स है, 3 कितने में बिका ये दिया हुआ है, चौथे एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, वी विल अज्यूम दैट कि ये एसेट्स बिका ही नहीं, ये एसेट्स से एक भी पैसा नहीं आया। क्लियर? बट लाइबिलिटीज, 4 लाइबिलिटीज है, 3 के बारे में डिटेल दिया हुआ है, चौथी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 4th लाइबिलिटीज कितना पे आउट करेंगे? बुक वैल्यू पे आउट करेंगे। एसेट्स जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है 0, लाइबिलिटीज जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है वो कितने पे आउट होगी? बुक वैल्यू में पे आउट होगी। सो पूरे चैप्टर में इजीएस्ट चैप्टर है, पूरे चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दी बैंक अकाउंट, यही मेजरली 3 चीज आपको बनानी होगी। क्लियर?
अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर है आपका, द कंसेप्ट रिलेटेड टू डिसोल्यूशन. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.